तो कभी कभी कुछ एनिमेस ऐसे भी आ जाते हैं जो अपने टाइम से बहुत आगे के होते हैं और जिनकी एंडिंग्स लोगों को समझने में काफी मुश्किल होती है, क्योंकि इन एनिमे की एंडिंग दूसरे एनिमे से काफी हटके होती है, जो हम सबको शॉक कर दे और सोचने पर मजबूर कर दे कि हुआ क्या। और आज हम ऐसे ही एक एनिमे की एंडिंग की बात करने वाले हैं जहाँ लोग काफी कंफ्यूज हुए कि ये क्या किया और पूरी दुनिया की क्यों मारी। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द एंडिंग ऑफ डेविलमैन क्राईबेबी। साथे तो इसकी एंडिंग में ऐसा कुछ हुआ है जो हम सब ने किया, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो हमारा मेन कैरेक्टर है फूदो आकिरा, उसे आधा काट कर मार दिया गया है। उसके साथ पूरी दुनिया में सारे इंसानों को डेविल्स ने खत्म कर दिया है। लास्ट में जो हमारा विलन था सेतन, वो जीता तो, लेकिन फिर उसे रिग्रेट भी हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। और उसके बाद गॉड ने मीटियोर्स की बारिश करके अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया। देखा कुछ समझ में आया? नहीं ना? तो अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, इसकी हिस्ट्री जाननी होगी। और हाँ, जो इसकी एंडिंग है वो जानने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि उसका कितना ज्यादा डीप मीनिंग था। द ओजी डेविलमैन। तो 1972 में आज से लगभग 50 साल से भी ज्यादा पहले डेविलमैन नाम की एक मांगा पब्लिश हुई थी, जिसके राइटर थे गो नगाई। तो गो नगाई ने एक स्टेटमेंट दिया था एक इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने कहा था, इफ पीपल से यू कांट डू समथिंग देन यू वांटेड टू डू इवन मोर। थिंग्स आर कंसीडर्ड फॉरबिडन मींस अदर पीपल आरंट डूइंग देम येट। स्टेटमेंट से तुम समझ गए होगे कि हाउ हिज माइंड वर्क्स। तो जो डेविलमैन मांगा थी वो अपने टाइम से बहुत आगे की थी। मैं सच बोल रहा हूँ क्योंकि वो मैंने पढ़ी है। एंड द वर्ल्ड इज एन रेडी फॉर दैट। देखो मेरे हिसाब से गो नगाई का दिमाग ऐसे चला होगा कि मुझे कुछ नया बनाना है, इसलिए पहले तो उन्होंने फोर्थ वॉल ब्रेक करी और सबसे यूनिक है, उन्होंने अपने हीरो को डेविल बनाया और अपने विलन को एक एंजल बना के इन्होंने पूरे पर्सपेक्टिव को ही बदल दिया जो इतने सालों से हम देख रहे थे। और वो भी कब? 70s के टाइम पर। तब तो हीरो और विलन्स वाली चीजें सही से एग्जिस्ट भी नहीं हुई थी। उस टाइम पे इन्होंने रिवर्स कर दिए रोल्स और स्टेरियोटाइप्स को तोड़ा, लेकिन ये थोड़ा और बियॉन्ड ले गए। इसमें बहुत ही ज्यादा खून खराबा और डिस्टर्बिंग सीन्स तो थे ही, और पहली बार हमें एक डेविल की साइड को एक्सपीरियंस कराया जा रहा था कि आखिर उस पर क्या बीतती है। लेकिन चीजें यहीं खत्म नहीं हुई, ये एक और स्टेप बियॉन्ड ले गए, और वो थी इसकी कंट्रोवर्शियल एंडिंग। भाई मैं बोल रहा हूँ कितना भी जोर लगा ले कोई भी बंदा, वो इसकी एंडिंग को प्रेडिक्ट तो क्या, उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकता। इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग थी। 70s में तो लोगों ने कुछ ऐसा देखा भी नहीं था और ना ही वो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। मैं सच में गो नगाई को सल्यूट करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेकर इतनी यूनिक और कंट्रोवर्शियल स्टोरी बनाई। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता है तो द ग्रेटेस्ट मंगा ऑफ ऑल टाइम बजक के राइटर केंतारो मियारो भी इन्हीं से इंस्पायर्ड है और इन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने बजक बनाई है। अरे हाँ, नियॉन जेनेसिस इवेंजेलॉन के राइटर भी इन्हीं से इंस्पायर्ड है। तो तुम देख ही सकते हो कि डेविलमैन मांगा ने कितना बड़ा इंपैक्ट डाला है मांगा इंडस्ट्री पर। डेविलमैन क्राईबेबी। अब क्या है कि अपनी कंट्रोवर्सीज के बाद भी डेविलमैन मासेस में बहुत ज्यादा फेमस है, जिसके बाद इसके ऊपर कई सारे एनिमे एडेप्टेशन भी बने। आई थिंक अभी तक किसी और मांगा के इतने सारे एडेप्टेशन नहीं बने। और फिर सरप्राइजिंगली 2018 में नेटफ्लिक्स एक नई एनिमेशन के साथ डेविलमैन का एक नया एनिमे एडेप्टेशन निकालता है। अब डेविलमैन क्राईबेबी दूसरे किसी भी एडेप्टेशन से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि पहला इन्होंने क्राईबेबी में ओरिजिनल डेविलमैन मांगा जो 1972 में लिखी गई थी उसके एग्जैक्ट सीन्स अडेप्ट करने की कोशिश की है। इसलिए इसके एनिमेशन तुमने नोटिस भी किए होंगे कि कितने यूनिक हैं। आई मीन अलग दिखने भी थे, बिकॉज 50 साल पुरानी मांगा को अडेप्ट करा जा रहा है। इसलिए तुमने नोटिस भी करा होगा कि नॉर्मल सीन्स में इसके एनिमेशन काफी ज्यादा एफर्टलेस लगते हैं। दूसरी तरफ एक्शन सीन्स में ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जस्ट लाइक मांगा। अब उसके साथ साथ जो इम्पैक्ट सीन्स थे इसमें, जैसे कि मिकीज डेथ, उन्होंने किसी और एडेप्टेशन से ज्यादा मेहनत करके उन सीन्स को उसके मांगा जितना इम्पैक्ट दिया। द म्यूजिक, द टोन, द एनिमेशन, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और हाँ यार, इसका म्यूजिक फकिंग अमेजिंग। और हाँ, लास्ट कि हम डेविलमैन क्राईबेबी में इसके लास्ट एंड तक गए हैं। बाकी एडेप्टेशन में हम इसके कंट्रोवर्शियल एंड तक ही नहीं पहुंचे हैं। सोच रहे हो इतने एडेप्टेशन बने, लेकिन एक ने भी एंड नहीं करा एक्सेप्ट क्राईबेबी। बट ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ भी गलती नहीं की। आई मीन मांगा में एक खतरनाक डीमन था जेनॉन, जिसके 4 सर भी थे, लेकिन क्राईबेबी में वो बंदा, ये तो टट्टी है। आई मीन क्या है ये? और ये सर कहाँ जा रहे हैं कंधे पर बैठ के।
बट हाँ यार, हर चीज परफेक्ट नहीं होती। स्टिल इट इज वन ऑफ द बेस्ट एनिमेज एंड उस साल इसने एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता था। डेविल मैन क्राई बेबी की सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात के लिए होती है वो है इसकी कंट्रोवर्शियल एंडिंग, जो बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइंग, कंफ्यूजिंग, मेस्ड अप एंड कंट्रोवर्शियल है लोगों के हिसाब से। तो चलो अब उस पर बात करते हैं। एंडिंग ऑफ डेविल मैन क्राई बेबी। तो देखो मैं पहले ही बता दूं, इसकी एंडिंग बहुत ज्यादा डीप है, तो अब ध्यान से सुनना। तो अब इसकी एंडिंग को समझने के लिए थोड़ा हम सेतन के पास्ट में जाते हैं। तो जो सेतन था वो एक एंजल था और उसके फादर यानी गॉड को वो एक दिन चैलेंज करता है, जिसके बाद उसे हेवन से बाहर निकाल दिया जाता है और वो एक फॉलन एंजल बन जाता है। फिर वो पूरे यूनिवर्स में भटकता है और वो डिस्कवर करता है हमारी पृथ्वी। अब ये वो टाइम है जब अर्थ अपने डायनासोर वाले एरा में था। सेतन वहां देखता है कि यहाँ सबसे डोमिनेटिंग स्पीशीज जो है वो डीमंस है और हिस्ट्री में हमेशा यही चला आ रहा है, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कमजोर को कुचलेगा और सरवाइव करेगा। और डीमंस पे एक स्पेशल एबिलिटी भी थी, वो सरवाइव करने के लिए किसी भी जीव के साथ मर्ज कर लेते थे। अब सेतन डीमंस के साथ ही रहने लगता है, लेकिन फिर एक दिन जब गॉड अपनी बनाई हुई अर्थ को देखने आते हैं कि इन्होंने जो सीड डाला था लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो अर्थ पर कैसे डेवलप हो रहा है, और तब उन्हें डीमंस की एग्जिस्टेंस का पता चलता है, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो चाहते ही नहीं थे कि ये जीव एग्जिस्ट करे। ऊपर से उन्हें सेतन की एग्जिस्टेंस का भी पता चल गया था। अब सेतन और उसकी आर्मी की गॉड के साथ बैटल होती है, जिसमें गॉड उनके साथ पूरी अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर अर्थ को रीसेट कर देते हैं। अब क्या है कि गॉड ने सेतन और डीमंस की बॉडीज डिस्ट्रॉय की थी, लेकिन उनकी सोल जैसे तैसे सरवाइव कर लेती है। अब फिर से कई करोड़ साल बीतते हैं, अर्थ फिर से अपनी पहली वाली स्टेज पर आती है। फिर सेतन भी एक इंसानी बॉडी में रिइंकार्नेट होता है जिसका नाम रियो था, लेकिन सेतन की मेमोरीज उसे याद नहीं थी। बाद में जाकर उसे अपनी मेमोरीज याद आती है, जिसके बाद वो पूरी दुनिया में केओस मचा देता है, जिसमें मिकी का डेथ सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ हमें दिखाया जाता है कि डेविल बनने के लिए सींग और लंबे दांत होने की जरूरत नहीं, बस इंसान के अंदर अगर इंसानियत खत्म हो जाए तो वो भी एक तरह का डेविल ही है। और वही अकीरा उस दिन एक्सपीरियंस करता है और एज अ व्यूअर्स हमें भी ये दिखाया जाता है। उसके बाद अकीरा वर्सेस सेतन की फाइनल फाइट होती है, जिसमें सेतन जीतता है और पूरी अर्थ के सारे इंसानों को खत्म कर देता है। और फिर अकीरा से बात करते हुए उसे रियलाइज होता है कि वो मर चुका है। एंड देन उसकी बॉडी के अंदर उसे पहली बार फीलिंग्स महसूस होती है। फिर उसे पता चलता है कि वो उससे कितना प्यार करता था। और दूसरा उसे एक और चीज का रिग्रेट होता है कि वो गॉड के खिलाफ इसलिए हुआ था कि गॉड डीमंस को खत्म करना चाहते थे, जबकि उनकी उस वक्त कोई गलती नहीं थी। वो तो गॉड की वजह से ही बने, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि गॉड ताकतवर है, इसलिए वो उन्हें तबाह करना चाहते और इसीलिए वो इस चीज के लिए डीमंस के साथ खड़ा रहता है। लेकिन बाद में उसने भी वही किया। हमें पता ही है कि इंसान डीमन से कितना ज्यादा कमजोर है और उसने उन सारे कमजोर इंसानों को मरवा दिया। तो इधर उसे रियलाइज हुआ कि जिस चीज के लिए वो लड़ रहा था उसी ने वो चीज कर दी। मतलब यहाँ उसकी जिंदगी का मकसद एकदम पॉइंटलेस हो गया। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एंड में वह गॉड्स आकर अर्थ को दोबारा डिस्ट्रॉय कर देते हैं सेतन और बाकी डीमंस के साथ। और लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाते हैं 2 मून। एक तो वो था जिस पर अकीरा और सेतन लड़े थे, लेकिन यहाँ दूसरा मून इसलिए आया क्योंकि यहाँ एक नई अर्थ भी आई है। और यही हमें दिखाया जा रहा है कि यहाँ एक लूप बन गया है, यानी कि फिर से सेतन और बाकी डीमंस जन्म लेंगे, फिर से यही सब डिस्ट्रक्शन होगा, फिर से सेतन अकीरा को मारेगा, फिर से वो रिग्रेट करेगा और रोएगा, और फिर से गॉड आकर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रीसेट करेंगे। और यही इनफिनाइट लूप चलकर वो सेतन को एक एंडलेस सफरिंग एक्सपीरियंस करवाना चाह रहे हैं कि बार बार उसे इसका पछतावा हो और अपनी लवर की मौत पर वो बार बार रोकर उस दर्द को एक्सपीरियंस करे। ये कुछ ज्यादा दर्दनाक सजा नहीं होगी गॉड। अब इसी लास्ट एपिसोड में एक और सीन है, शायद तुमने नोटिस ना करा हो, तो जब अकीरा और सेतन की फाइनल फाइट चल रही थी तब उसके बीच में ना एक सीन दिखाया जाता है बार बार, जहाँ अकीरा और बाकी सब बैट ऑन स्टिक को पास कर रहे होते, लेकिन जैसे ही अकीरा रियो को वो स्टिक पास करता वो उसे पकड़ता ही नहीं। तो असल में वो स्टिक लव और फीलिंग्स को डिफाइन कर रहा है कि अकीरा ने बहुत कोशिश की अपने लव और फीलिंग्स को रियो तक पहुंचाने में, उसे रियलाइज कराने में कि फीलिंग्स होती क्या है, लेकिन उसे वो चीज रियलाइज करने में इतनी देर लग जाती है कि फिर उस फीलिंग्स को शेयर करने के लिए उसके आसपास कोई नहीं था। और हाँ यार, इसकी एक और ऑल्टरनेट एंडिंग बनाई गई है जो काफी लोग डिस्कस करते हैं। तो जब ये सब कुछ हुआ और सेतन को फाइनली अपनी गलतियां और फीलिंग्स का रियलाइजेशन हुआ, तो असल में ऐसा कहा जाता है कि गॉड ने जानबूझकर सेतन को हेवन से निकाला था ताकि वो अर्थ पर जाकर अकीरा से मिले, जो उसे लव और फीलिंग्स का मतलब सिखाए। और उनके हिसाब से यही था अकीरा का रियल रोल इस सीरीज में।
और जब लास्ट में अकीरा की डेथ के बाद वो ये सब सीख जाता है तो वो सारे एंजल्स जो वहां पर आए थे वो असल में एंजल को वापस ले जाने के लिए आए थे, क्योंकि अब उसे फीलिंग्स का रियलाइजेशन हो गया और गॉड फिर अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसे रीसेट करके ह्यूमैनिटी को एक और चांस देना चाहते हैं। यार तुम्हें यकीन हो रहा है इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बियॉन्ड द टाइम की मांगा उन्होंने 70s में लिख दी थी, और ऊपर से इसमें इतने सारे मोरल्स और मैसेज दिए गए हैं। अगर बैठकर शांति से सोचोगे तब पता चलेगा कि ये सीरीज कितनी डीप है। तुम लोगों का तो नहीं पता, बट फॉर मी नो डाउट इट इज अ फकिंग मास्टरपीस। बाकी तुम बताओ तुम्हें कौन सी ज्यादा अच्छी एंडिंग लगी, एंडलेस लूप या फिर ऑल्टरनेट वाली? अगर तुम्हें इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, और ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कौन सा टॉपिक या एनिमे पकड़ूं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर भी। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।